हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी क्लास थर्ड में। जैसा कि आपको पता ही है कि हम इकोनॉमी का बेसिक कर रहे हैं। तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। हम इन्फ्लेशन पढ़ चुके हैं, हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ चुके हैं और मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आरबीआई जिन टूल्स का प्रयोग करती है हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो आरबीआई टूल्स को हमने दो भागों में बांटा था। पहला था ट्रेडिशनल, दूसरा था नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल के अंतर्गत हमने देखा था कि पहला था गुणात्मक और दूसरा था मात्रात्मक। तो गुणात्मक हमने पढ़ लिया था कि आरबीआई जो होती है बैंक्स को नैतिक जिम्मेदारियां याद दिलाती है, डायरेक्ट एक्शन लेती है, ऋण लेने की प्रक्रिया में चेंजेस भी कर सकती है। ये हमने देखा था गुणात्मक में ट्रेडिशनल के अंतर्गत। फिर हमने देखे थे नॉन ट्रेडिशनल में हेलीकॉप्टर हूवर मनी देखा था, डिमोनेटाइजेशन देखा था, नकारात्मक ब्याज दर देखा था। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जिसको ये अच्छे से समझ रहे हैं तो वो जाकर पिछली क्लास देखें, क्लास 2 में ये बताया गया है। आज हम बात करने वाले हैं मात्रात्मक उपकरण पर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्लास। तो सभी से यही कहना है कि बहुत ध्यान से देखें इसे, एक-एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं मात्रात्मक उपकरण। तो हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। मात्रात्मक उपकरण देखने से पहले पहली टर्म है हमारे सामने एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या है? एनडीटीएल है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है लाइबिलिटी क्या होता है। जैसे ये ग्राहक है, ग्राहक मतलब आप और हम। ये बैंक है, ये बैंक है। इसके पास जो अतिरिक्त धनराशि होगी वो बैंक में जमा करते हैं, हम करते हैं ना सबमिट। तो जो बैंक के पास जमा राशि है, बैंक के पास जमा राशि है, तो ये क्या है? बैंक की लाइबिलिटी है। बैंक की क्या है? ये देयता है। लाइबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं देयता। देयता मतलब ये जो है बैंक को, जो ग्राहक है उसे रिटर्न करना है। तो ये क्या होगा? बैंक के पास जितनी भी ग्राहकों की जमा राशि होगी वो बैंक की क्या होगी? देयता। अब ये टू टाइप्स की होती है जैसा कि इसमें दिखाया गया है, डिमांड एंड टाइम। तो डिमांड वाली देख लेते हैं हम, डिमांड, और दूसरी है टाइम, यानी कि मांग और सावधि। सावधि देयता। मांग मांग देयता मतलब हम जब भी मांग करें तो हमें हमारी जो जमा राशि है वो तभी मिल जाए। मान लीजिए आप जमा करते हैं बैंक में, जमा करते हैं बैंक में, ठीक है। आप आज जमा करते हैं, आपको कल ही चाहिए पैसा, कि हमें कल ही पैसा निकालना है, पैसा निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो पैसा जमा किया है वो किसी परिपक्वता अवधि के अंतर्गत नहीं किया है। अब परिपक्वता अवधि क्या होती है? परिपक्वता अवधि, जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड। तो ये क्या होता है कि हम यदि हम कुछ समय के लिए करें कि हम 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ऐसे एफडी करते हैं और हम 5 महीने बाद अपना पैसा लेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो पैसा होगा ना वो एक टाइम के बाद ही मिलेगा, आप उससे पहले नहीं निकाल सकते। परंतु जो ये मांग है ना, मांग लाइबिलिटी में क्या होता है कि जो बैंक में जमा राशि है आप अपनी जमा राशि को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये इसके एग्जाम्पल हैं। करंट अकाउंट में आपने देखा होगा कि आप बैंक में कभी चाहें तो कभी पैसा निकाल लेते हैं जब चाहें, और सेविंग अकाउंट में भी ऐसा होता है। तो यूपीआई इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आप डेली जो ट्रांसफ़र करते हैं, जो आपकी बैंक में जमा राशि है, आप उसके द्वारा वस्तु को खरीदते हैं, तो उसमें आपको कोई परिपक्वता अवधि नहीं है कि आप पहले डिमांड करेंगे कि हमें धनराशि चाहिए और बैंक कहेगी कि इतने दिन बाद आपकी धनराशि मिल जाएगी। तो ऐसा मांग में नहीं होता है। जो मांग लाइबिलिटी होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। अब देख लेते हैं हम टाइम लाइबिलिटी। तो टाइम लाइबिलिटी में क्या होता है कि इसमें सावधि होती है। जैसे आपने सुना होगा कि एफडी, कि हमने एफडी कर दी। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, कि आपने 5 साल के लिए
कुछ मान लीजिए 10,000 रुपये जमा किए हैं 5% ब्याज पर, तो आप अगर कल जाकर मांगेंगे तो कल आपको नहीं मिलेगा। ये अगर 5 ईयर पर है तो 5 ईयर बाद ही मिलेगी ये जमा राशि। इसका मतलब इसमें परिपक्वता अवधि उपस्थित होती है। परिपक्वता अवधि उपस्थित होती है इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। तो आपको समझ में आया कि डिमांड लाइबिलिटी मतलब हम बिना किसी पूर्व शर्त के, कोई हमें सूचना नहीं देनी है बैंक को, ना ही कुछ बताना है, हम कभी भी अपनी धनराशि को निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या फिक्स डिपॉजिट में 5 ईयर के लिए है, तो 5 ईयर के लिए हमारा ये वायदा हुआ है, तो हम 5 ईयर के बाद ही अपनी जो धनराशि है वो उस बैंक से निकाल पाएंगे। यानी कि ये समयबद्ध है और ये समय से आबद्ध नहीं है। मांग वाली समय से आबद्ध नहीं है, सावधि समय से आबद्ध है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी। जब हम इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं NDTL हो जाता है। जब इन दोनों को हमने एक साथ मिला दिया तो ये NDTL हो गया, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ये क्या होगा, बैंक की देयता है, ये बैंक की कुल देयता, नेट हो गया ना, तो कुल देयता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि NDTL क्या है, डिमांड लाइबिलिटी क्या है और सावधि लाइबिलिटी क्या है। अब हम देख लेते हैं अगली टर्म। हमारी अगली टर्म है सरकारी प्रतिभूतियां। अब सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं, इन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं। ये क्या होती हैं, तो सरकारी प्रतिभूतियों से हमारा तात्पर्य है कि अब सरकार को मान लीजिए कर्ज लेना है, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, बॉन्ड बना देगी, बॉन्ड या बिल बना देगी, और यहाँ पर वो अपने इन्हें जारी कर देगी मार्केट में। सरकार कहेगी RBI से, ये सरकार है, सरकार के पास ये बॉन्ड है। अब बॉन्ड में क्या होता है, जैसे आपके घर के कागज़ होते हैं ना, तो उसमें घर की वैल्यू होती है, आप उन्हें जब किसी के नाम करते हैं तो वो घर उसके नाम हो जाता है। तो ऐसे ये बिल और बॉन्ड्स होते हैं, तो इसमें सरकार की जो भी संपत्तियां हैं उनकी वैल्यूज एड्रेस होती हैं। तो इसमें मान लीजिए कि 10,000 रुपये का है, ठीक है, ये बॉन्ड है 10,000 रुपये का, तो सरकार कहेगी RBI से कि आप इसे बेचिए और इसे गिरवी रखिए या बेचिए मार्केट में, और इसे बेचकर हमारे पास धन लाइए, हमारे पास धन लाइए। तो ये जो बिल दिया जाता है, ये जो बॉन्ड दिया जाता है सरकार द्वारा, इसको ही बोलते हैं हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसको ही क्या बोलते हैं हम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसका कार्य क्या होता है कि ये सरकार के लिए ऋण प्राप्त करने के उपकरण है। पहला तो हम इतना समझ गए कि ये सरकार सरकार के लिए ऋण प्राप्त करने के उपकरण हैं, ठीक है, इतना हमारे समझ में आ गया। अब ये क्या होता है कि पहले जो था ना, पहले तो ये कागज़ की फॉर्म में जारी की जाती थी, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध हो जाती हैं। पहले क्या था, कागज़ की फॉर्म में दी जाती थी। इन पर क्या होता है, एक मूल्य मुद्रित होता है, जैसे कि हमने ये देखा ऊपर, ये हमने देखा था ना, ये 10,000 रुपये, तो इन पर मूल्य मुद्रित होता है। तो हमारी समझ में आ गया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है। अब इनका प्रभाव कैसे पड़ता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। जब सरकार को धन लेना होगा, सरकार को धन लेना होगा, तो ये RBI से कहेगी कि आप इसे उधार रखिए, गिरवी रखिए और हमारे हमारे लिए धन लाइए। तो RBI क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जारी करेगी कि हाँ भाई, इनकी बोली लगाएगी कि इन्हें खरीदिए आप आकर। तो बैंक क्या करेंगी, इन्हें खरीदेंगी, बैंक्स या जो भी जिसके पास भी जो भी वित्तीय संस्थान होंगे, जिनके पास पैसा होगा, वो इसे खरीदेंगे। अब वो इसे खरीदेंगे तो उसके बदले ये जो सरकार है वो इन्हें क्या देगी, ब्याज, टैक्स। वो इन्हें क्या देगी, ब्याज, नॉट टैक्स, ब्याज अलग होता है। तो इन्हें क्या देगी, ब्याज। बैंक इसे खरीद लेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसने क्या किया कि जो पैसा बैंकों के पास था, अतिरिक्त पैसा था, वो अगर जनता जनता में जाता, जनता उधार लेती, तो क्या होता, लिक्विडिटी, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लिक्विडिटी ऑफ टर्म से वाकिफ होंगे
कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी होती है जनता के पास जमा पैसा, कैश में जो पैसा होता है जनता के पास उसे ही बोलते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी कब बढ़ती है, जब बैंक से लोग उधार ज़्यादा लेंगे, लेकिन बैंक के पास जब पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज जारी करेगी और बैंक के पास जो अतिरिक्त पैसा होगा वो ले लेगी, तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और ये कब किया जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन्फ्लेशन भी अगर ज़्यादा होगी तो वो भी कम हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो हमारे समझ में आ गया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं और उनका प्रयोग जो आरबीआई है या जो सरकार है वो क्यों करती है। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। इसकी एक और विशेषता है, याद रखिएगा कि अगर लेस देन 1 ईयर के लिए जारी की जाए, 1 ईयर के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए जारी किया है तो इन्हें हम बोलते हैं बिल। और अगर मोर देन, इनकी जो परिपक्वता अवधि है वो 1 ईयर से ज़्यादा हो तो हम इसे बोलेंगे बॉन्ड। बस इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में एक और विशेषता कि बिल ओनली केंद्र सरकार ही जारी करती है, ठीक है, केंद्र सरकार ही जारी करती है। जो स्टेट होते हैं वो बिल को जारी नहीं करते हैं। अब हमारी समझ में आ गया है एनडीटीएल क्या होता है और सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टूल्स। तो अब मात्रात्मक टूल्स हम देख लेते हैं सीधा आरबीआई के। मात्रात्मक टूल्स, पहला है हमारा सीआरआर। अब बहुत सुनते हो ना कि सीआरआर कम कर दिया, आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया। तो सीआरआर है क्या, सीआरआर जो है ये है एनडीटीएल, किसी बैंक का एनडीटीएल है, ठीक है। तो एनडीटीएल का वह हिस्सा, एनडीटीएल का वह हिस्सा जिसे बैंक्स को आरबीआई के पास अनिवार्यता रखना होता है। तो हमने देखा कि जो सीआरआर है वो है क्या, वो है एनडीटीएल का वह हिस्सा जिसे बैंक्स को आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से रखना होता है। इसमें मतलब कोई वो छूट नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको रखना ही रखना है आरबीआई के पास, ये देना ही है। तो ये जो धनराशि आरबीआई को देते हैं तो उसे ना तो आरबीआई यूज कर सकती है, ना ही बैंक्स जिसने जमा किया है वो भी यूज नहीं कर सकती कि हमें किसी को लोन देना, नहीं। अब ये इसका यूज नहीं होगा, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इस पर बैंक को। और ये क्या हुआ, ना तो आरबीआई यूज कर पा रही है ना ही बैंक्स यूज कर पा रही है इस धनराशि का। तो क्या हुआ, ये धनराशि जो चली गई, धनराशि अर्थव्यवस्था से बाहर चली गई। अब ये अर्थव्यवस्था से बाहर। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये किसी बैंक के पास हैं, तो मान लीजिए कि 4.5 जो है सीआरआर है, तो बैंक आरबीआई जो होगी वो 4.5 रुपये ले लेगी, क्योंकि सीआरआर है। सीआरआर का मतलब क्या होता है कि जो बैंक का, ये बैंक का एनडीटीएल था, 100 रुपये था, अब 4.55 जो है वो सीआरआर है जो कि आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से जमा करना ही है। अब इसने 4.5 आरबीआई को जमा कर दिया, अब ना तो इसे आरबीआई यूज कर सकती है और ना ही बैंक। तो बैंक के पास कितना बचा, बैंक के पास बचा 95.5। अब ये बैंक इसमें से ही लोन दे सकती है या जो भी कुछ और करना होगा, निवेश करना होगा कहीं पे, वो ये कर सकती है। 4.5 का तो यूज अर्थव्यवस्था से बाहर हो गया। तो ये था हमारा सीआरआर। तो ये हमारा रहा सीआरआर। अब सीआरआर का उपयोग आरबीआई कैसे करेगी, कंडीशन समझिए आप। पहली कंडीशन है कि मांग अधिक है अर्थव्यवस्था में, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें मांग अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, रुपए ज़्यादा हैं, मनी ज़्यादा है। और मनी जब ज़्यादा होती है तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं कि तरलता अधिक है, तरलता अधिक है। मांग अधिक होगी, तरलता अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति में सीआरआर का प्रयोग आरबीआई कैसे करेगी। अब आरबीआई का उपयोग देखिए आप, आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर को क्या करेगी, बढ़ा देगी। अब सीआरआर बढ़ा, मान लीजिए पहले 4.5 था, अब बढ़ के वो 10 हो गया। तो अब क्या होगा, जो बैंकों के पास 100 रुपये थे, ये एनडीटीएल था बैंकों का, तो पहले 100 थे, 100 में से ओनली 4.5 जा रहा था, अब 10 जाएगा।
तो अब बचेगा 90। पहले जो 95.5 बच रहा था, अब वो बचेगा ओनली 90। ठीक है, तो 10 रुपए जो अर्थव्यवस्था से बाहर हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो बैंक्स के पास होगा, एनडीटीएल कम बचा, लोगों को वो कम पैसा दे पाएगी लोन पर, जिससे तरलता कम होगी। तरलता कम होगी तो मांग भी कम होगी, और मांग कम होगी तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। तो ये सीआरआर इस तरह प्रयोग करती है आरबीआई पहली स्थिति में। अब दूसरी स्थिति पर आइए। ऐसी स्थिति में क्या है कि मांग कम है, मांग कम हो गई। मांग कम हो गई तो तरलता क्या होगी, तरलता भी कम होगी ना। तो अब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर को बढ़ाएगी या घटाएगी, सीआरआर को कम कर देगी, जिससे बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा और लोग ज़्यादा लोन ले पाएंगे, जिससे फिर मांग अधिक होगी और फिर तरलता भी अधिक होगी। तो आरबीआई इस तरह प्रयोग करती है सीआरआर का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एसएलआर क्या है। दूसरा हमारा टूल है एसएलआर। सीआरआर को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ये याद रखना। अब एसएलआर, एसएलआर क्या है, एसएलआर को बोलते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर क्या है, यहाँ पर जो बैंकों को था एनडीटीएल का, आरबीआई के पास रखना पड़ रहा था पैसा, और वो अर्थव्यवस्था से बाहर हो रहा था। परंतु यहाँ पे क्या होता है, जो एनडीटीएल होता है ना बैंक का, एनडीटीएल का, एनडीटीएल का वह हिस्सा, वह हिस्सा जिसे बैंक स्वयं अपने पास रखती हैं, जिसे बैंक्स अनिवार्य रूप से, ये भी अनिवार्य है कि रखना ही होगा बैंक को, अनिवार्य रूप से अपने पास रखती है। अब ये क्या कर, इन्हें कैसे रखेंगी, इन्हें तीन टाइप से रख सकती हैं। या तो ये गोल्ड के रूप में रख लें अपने धन को, दूसरा है नगद के कैश के रूप में ही रख लें, परंतु उसे यूज नहीं करना है, लोन देने के लिए यूज नहीं कर सकती ये। या तो गोल्ड के रूप में रख सकती हैं, या नगद के रूप में रख सकती हैं, या फिर तीसरा है कि बिना भार वाले। जहां बिना भार वाले से मतलब क्या है, जहां इन्हें कुछ अदा ना करना पड़े, बिना भार वाले, बिना भार वाले, बिना रिस्क वाले, बिना भार वाले उपकरणों में निवेश कर सकती हैं ये, उपकरणों में, उपकरणों में निवेश। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा आप उपकरण बताइए जहां ये निवेश करें और रिस्क बिल्कुल जीरो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इससे अच्छा कौन सा ही उपकरण होगा जहां ये निवेश करें और वहां रिस्क भी जीरो। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या करती है, मोस्टली जितना भी इनका ये जो एसएलआर होता है, एसएलआर के रूप में जितना भी धन होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो निवेश कर देती हैं। तो ये हमारा रहा एसएलआर। आपको समझ में आया एसएलआर क्या है, एसएलआर वह हिस्सा है जो बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है, यानी कि उसे लोन के लिए यूज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या था, जो पहला वाला हमारा सीआरआर था, उसमें अर्थव्यवस्था से बाहर हो जा रहा है, क्योंकि ना ही बैंक यूज कर पा रही है, ना ही आरबीआई यूज कर पा रही है उस धन का। लेकिन इसमें क्या है कि इसे हम देख रहे हैं ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये निवेश कर सकती है, तो एसएलआर की धनराशि अर्थव्यवस्था से बाहर नहीं हुई है। हालांकि ये लोन के रूप में डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, परंतु ये अर्थव्यवस्था से ही बाहर नहीं हुई है, ये या तो सरकार के पास चली जाएगी, या तो ये सरकार के पास चली जाएगी। तो हमने सीआरआर और एसएलआर देख लिया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप ज़रा सोचिए और बताइए कि जैसे सीआरआर जो था, सीआरआर कंट्रोल कर रहा था मुद्रा प्रवाह का, मुद्रा प्रवाह का कंट्रोल कर रहा था। कैसे कंट्रोल कर रहा था कि जो रेशियो था हमारा वो 4.5, हमने एग्जांपल लिया था कि इतना उसे रखना ही पड़ रहा था, अनिवार्य था, और ना तो उसका यूज़ बैंक कर पा रही थी और ना ही आरबीआई कर पा रही थी। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या एसएलआर मुद्रा प्रवाह को कंट्रोल करता है? पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या एसएलआर कंट्रोल करता है मुद्रा प्रवाह का या नहीं। पॉज करके आंसर सोचिए। चलिए, आपने सोच लिया होगा। जैसे सीआरआर मुद्रा प्रवाह कंट्रोल कर रहा है, एसएलआर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? अब जरा सोचिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये सरकार ने जारी की होंगी, आरबीआई ने फिर इनको बेचा होगा, ठीक है, आरबीआई ने बेचा होगा, बैंक्स ने इनमें पैसा निवेश किया होगा, इनमें पैसा निवेश किया होगा। तो गवर्नमेंट ने मान लीजिए कि जो पैसा आया वो सरकारी योजनाओं के द्वारा लोगों तक पहुंचा दिया, है ना, करता है ना डायरेक्ट ट्रांसफर, जैसे कि हमारा किसान सम्मान निधि योजना है, तो उसके अंतर्गत किसानों को मिलता है।
तो जो पैसा लिया गवर्नमेंट के पास कम पड़ रहा था, उस पैसे को उसने किसान सम्मान निधि योजना में भेज दिया, तो वो लोगों तक तो पहुंच गया ना, मुद्रा का प्रवाह कंट्रोल कहाँ हुआ? कंट्रोल तो नहीं हो पाया ना। लेकिन फिर भी मोस्टली देखा जाए एसएलआर के थ्रू डायरेक्ट पैसा तो ट्रांसफर खैर नहीं होता लोन के रूप में, जैसे कि लोग आए सीधा लोन लोन लेने बैंक में और उन्होंने डायरेक्ट लोन ले लिया। तो एसएलआर क्या कंट्रोल करता है? जो एनडीटीएल की कुछ राशि होती है, एनडीटीएल की जो कुछ राशि होती है, लगभग 18%, प्रेजेंट तो ये इसकी रेट है, लगभग 80% जितना भी एनडीटीएल की राशि होगी उसको अपने पास रिजर्व करके रख लेता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट ने पैसा लिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू वो डायरेक्ट लोगों को दे ही देगा, किसी और काम में किसी और काम के लिए भी तो ले सकता है ना वो। तो हम मोस्टली क्या मानेंगे कि जो एसएलआर का है इसका मुद्रा प्रवाह को रोकने में सफल उपकरण तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये मुद्रा प्रवाह को रोकता है। तो ये हमारा हो गया सीआरआर और एसएलआर। अब हम देखेंगे ओपन मार्केट, इसमें एक टर्म आती है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है ना, वो कुछ नहीं होता। जैसे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, इन्हें कौन खरीदता है? या तो वित्तीय संस्थान, वित्तीय संस्थान जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो इन्हें खरीदेंगे, या फिर कौन खरीदेगा इन्हें? या फिर खरीदेंगे बैंक्स। तो आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी, अब मान लीजिए इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई ने पहले ही दे रखी हैं, पहले ही बेच रखी हैं, तो उनको वापस ये रिटर्न खरीद भी सकता है, यहाँ पर ये सेल भी कर सकता है। अगर इसके पास एक्स्ट्रा है तो सेल कर देगा, और जो सेल की होंगी उन्हें ही तो वापस लेता है ना, क्योंकि हमने क्या देखा था कि ये जितने भी टर्म होती है ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं जो जारी करता है, इसमें एक शर्त होती है कि परिपक्व परिपक्व अवधि होने पर गवर्नमेंट जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को वापस परचेज कर लेगी, नॉट परचेज, वापस बाय कर लेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको बाय और सेल किया जाता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ऐसी जगह है जहाँ पर आरबीआई जो सरकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको बाय और सेल करता है। अब जरा मुद्रा प्रवाह पर इसका असर देख लेते हैं हम। ये है अपना मुद्रा प्रवाह। अब इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के सेल करने और बाय करने पर? मान लीजिए मुद्रा प्रवाह को हमें कम करना है, तो क्या करेगी? जब कम करना होगा तो क्या करना पड़ेगा आरबीआई को? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना पड़ेगा, या जो पहले से बेची हुई हैं उनको खरीदना पड़ेगा? तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पहले से बेची हुई होंगी उनको क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा? नहीं, बेचना पड़ेगा, क्योंकि बेचेगी तभी तो उसके पास पैसा आएगा जो बैंक के पास होगा। तो यहाँ पर बेचना पड़ेगा किसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। इससे क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, बढ़ेगी? कम हो जाएगी, और मुद्रा का फ्लो जो है वो भी कम हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति देखते हैं हम, जब मुद्रा प्रवाह ज़्यादा करना हो, तो ऐसे में क्या करेगा? ये यहाँ पर पहले क्या कर रहा था? सेल, अब क्या करेगा? बाय। बाय करेगा तो हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ तो पे करते हैं ना, तो ऐसे ही अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगा तो इसके लिए पे करेगा, और ये पे करेगा तो फिर क्या होगा कि जो बैंक्स होंगी उनके पास मुद्रा काफ़ी हो जाएगी, मनी सरप्लस हो जाएगा उनके पास, और फिर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। पहली स्थिति में कम हो रही थी और दूसरी स्थिति में बढ़ जाएगी। तो ये हमारे समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? ऐसी अवस्था ऐसी अवस्था है जब बैंकिंग व्यवस्था में, जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है उसमें लिक्विडिटी कम हो जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, और इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जो आरबीआई ने सेल की होंगी, सेल की होंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट
सिक्योरिटीज, तो उस पर उसे क्या करना पड़ रहा होगा, अधिक ब्याज अदा करना पड़ रहा होगा। अधिक आरबीआई को अधिक ब्याज अदा करना पड़ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई ने जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल की थी तो उसे 100 रुपये मिले थे, जिस पे उसे 5 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा था बैंक को। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि बैंक रेट बढ़ा के 5 से कर देती है 7, पुरानी वाली पर, जो पुरानी वाली मुद्रा थी उस पर ही 7 कर देती है। तो अब क्या करना पड़ रहा होगा, आरबीआई को ज़्यादा देना पड़ रहा होगा, आरबीआई को ज़्यादा देना पड़ रहा होगा, 7 देना पड़ रहा होगा आरबीआई को 100 रुपये पर जो उसे प्राप्त हुए। तो ये तो उसे लॉस हो रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि इतना तो मैं कमा भी नहीं पा रहा। तो वो क्या करेगा कि जो पुरानी ओल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी जो उसने सेल की थी, अब उन्हें करेगा बाय, ओल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को करेगा बाय। आरबीआई ओल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा। और क्या करेगा, जो आरबीआई होगा अपना, वो न्यू वाली जो होंगी, न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी, उनको करेगा सेल। अभी जो न्यू वाली करेगा ना, तो इस पर इसको जो होगा इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा, बैंक्स को सेल करेगा, कम इंटरेस्ट रेट, कम ऋण ब्याज दर अदा करनी पड़ेगी, अदा करनी पड़ेगी। तो इसी को बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। ओल्ड को बेचकर न्यू खरीद लेना, इसी को बोलेंगे हम ऑपरेशन ट्विस्ट। एक होता है टर्म हमारी जी सैप। अब जी सैप किसे बोलते हैं, जी सैप क्या, ये ऑपरेशन ट्विस्ट का ही अगला चरण है। ऑपरेशन ट्विस्ट का अगला चरण, इसमें क्या है, हमें मालूम पड़ गया ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या होता है। क्या होता है कि गवर्नमेंट जो ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या होता है कि जो आरबीआई होती है, वो जो जिस पे उसे ब्याज आधा ज़्यादा करना पड़ रहा होता है, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फिर से बाय कर लेती है, और जो न्यू वाली होती हैं उनको सेल करके कम इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन प्राप्त कर लेती है। तो इसमें क्या होता है कि उसमें कोई समय सीमा नहीं होती, बस इसमें क्या करती है, जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे हमारी आरबीआई है, तो सेंट्रल बैंक द्वारा प्रॉमिस किया जाता है, सेंट्रल बैंक द्वारा द्वारा प्रॉमिस कि वह बाजार में जो मार्केट है, ऊपर देखा था ना ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो बाजार वही जहाँ पर सेल परचेज की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। तो बाजार से कितने मूल्य के बॉन्ड कब खरीदेगा, जो उसने सेल किए होंगे कब खरीदेगा, ये इसमें बस प्रॉमिस किया जाता है, ये याद रखना बस, ठीक है, जी सैप में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, वो है LAF। यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछे हैं। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये क्या होती है, इसे अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं। अब आरबीआई जो है, आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण है ये LAF। इतना तो हम मौद्रिक नीति उपकरण पढ़ रहे हैं, इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये एक मौद्रिक नीति उपकरण होगा आरबीआई का। ये क्या होगा, मौद्रिक नीति उपकरण होगा। अब क्या होता है कि इसके जरिए बैंक अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को, अब ये बैंक है, अब बैंक को जो उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें होंगी उनको पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती होगी। मान लीजिए उसे लोन ज़्यादा देना है, ज़्यादा कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए उसे भी ज़रूरत पड़ती है बैंक्स को। तो बैंक क्या होता है, इसके ज़रिए ये जो LAF की सुविधा होती है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, इसके ज़रिए जो बैंक्स होती हैं वो अपनी अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के अनुसार
शर्तों के अनुसार आरबीआई से या तो मनी को बोरो करेंगे, है ना, लोन लेंगे, या जो अधिशेष धन है इनके पास, मान किसी बैंक के पास अधिशेष भी तो हो सकता है ना, ज़्यादा भी हो सकता है, तो अधिशेष धन को आरबीआई के पास जमा करते हैं, पास जमा करते हैं। तो हमारे समझ में आया कि एलएएफ क्या है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है। मौद्रिक नीति ऐसा मौद्रिक नीति उपकरण है जिसके द्वारा जो बैंक होती हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के अनुसार, अगर उनके पास रुपए कम हैं, अगर रुपए कम है तो आरबीआई से लोन लेंगे, है ना, मनी को लोन लेंगे, और जब अधिशेष है, जब धनराशि अधिक है तो वो आरबीआई के पास जमा कर देंगे, जिससे उन्हें इंटरेस्ट मिलता रहे। आरबीआई इंटरेस्ट देता है ना, तो आरबीआई इंटरेस्ट देता रहे, तो उसके लिए वह जमा कर देंगे अधिशेष धन को। ये एलएएफ के अंतर्गत होता है। इसे कौन कौन यूज़ कर सकता है, एलएएफ की सुविधा किस किस के लिए लागू होती है, तो ये लागू होती है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए खुली है ये सुविधा, वाणिज्यिक बैंक के लिए खुली है ये सुविधा, और खुली है प्राथमिक डीलरों के लिए, प्राथमिक डीलरों के लिए। याद रखना कि एनबीएफसीज जो होती हैं नॉन बैंकिंग जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होती हैं एनबीएफसीज, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इतना हमें ध्यान रखना है। एलएएफ समझ में आ गया, और कौन इसकी सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं वो हमारे समझ में आ गया है। ये मुख्य रूप से जो है ना, मुख्य रूप से दो दरों के लिए लागू हुई थी, दो दरों के लिए लागू। पहली थी रेपो रेट, एलएएफ के अंतर्गत क्या था, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर, ये दोनों आती हैं एलएएफ के अंतर्गत। परंतु कुछ समय के बाद 2014 में आई एक, नॉट 2014, 2011-12 में आई एमएसएफ, ये भी एलएएफ के अंतर्गत आई सुविधा, और चौथी आई फिर बाद में एसडीएफ। अब हम इनको समझ लेते हैं कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एमएसएफ क्या है, और एसडीएफ क्या है। इसको हम आगे देख लेते हैं। चलिए, तो पहली हमारी है रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या है, ये वह दर है, रेपो रेट क्या है, ये वह दर है जिस पर बैंक्स जो होती हैं आरबीआई से उधार लेती हैं, यानी कि बैंक्स आरबीआई से जिस रेट पर उधार लेती हैं उसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। चलिए, इसकी क्या परिपक्वता अवधि होती है, परिपक्वता अवधि होती है। अब इसके आधार पर ये टू टाइप्स की होती हैं, या तो होगी ये ओवरनाइट, कि एक रात के लिए हमें लोन चाहिए बैंकों को, ओवरनाइट रेपो बोलेंगे इसे, इसे ही कॉल मनी भी बोल देते हैं, कॉल मनी। तो इसमें क्या होगा, ये ओनली 24 आवर के लिए होती है, कि 24 आवर तक मिलेगी, उसके बाद आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो जो एनडीटीएल था ना हमारा, एनडीटीएल देखो कितना उपयोगी है एनडीटीएल, तो उसका केवल 0.25% तक ही ये इसके द्वारा लोन ले सकते हैं आरबीआई से। ओवरनाइट रेपो हो गई। ओवरनाइट रेपो के बाद हमारी दूसरी है टर्म रेपो। टर्म रेपो के अंतर्गत क्या होता है, ये 7 दिन के लिए ले सकते हैं, 14 दिन के लिए ले सकते हैं, ऐसी 7 के मल्टीपल में, और 90 डेज मैक्सिमम होता है इसका। और ये जो होता है एनडीटीएल का लगभग 0.75% ये ले सकते हैं इसके अंतर्गत। अब इसमें क्या होता है, अगर जैसे आप जाते हैं, ठीक है, किसी आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, आपको ऋण लेना है, तो आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, तो वो ऋण आपको क्या देता है, उसके लिए कुछ तो गिरवी रखेगा ना। अब जैसे गोल्ड रखते हैं, तो गोल्ड जो भी आप गिरवी
रखेंगे ना, उसकी कीमत उससे ज़्यादा होगी जो आप लेने गए, जितना ऋण आपने लिया है उससे ज़्यादा ही गिरवी आपको रखना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ होता है। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, जो बैंक्स होंगी उनकी भी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी ना, नॉट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उनकी सिक्योरिटीज़ होंगी, तो उनको अपनी सिक्योरिटीज़ जमा करनी पड़ेंगी आरबीआई को, और उनकी जो वैल्यू होगी ना वो 105% होगी। मतलब अगर ये 100 रुपये का लोन लेती हैं तो 105 रुपये की इन्हें जो सिक्योरिटी होगी वो गिरवी रखनी होगी, गिरवी रखनी होगी। तो समझ में आया कि रेपो रेट क्या है और कैसे ये उपयोग की जाती है। अब रेपो रेट में क्या है, रेपो रेट में क्या है, हमने सीआरआर और एसएलआर पढ़ा था। तो हम एसएलआर में हमने तीसरी वाली जो टर्म देखी थी, जब हम जमा कर रहे थे तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा कर रहे थे। तो जब आप जब आप रेपो रेट दर पर ऋण लेते हैं ना, तो आप उसमें जो एसएलआर के रूप में आप प्रतिभूतियों में निवेश कर रहे थे ना, उन प्रतिभूतियों का उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि एसएलआर के रूप में निहित प्रतिभूति का प्रयोग रेपो रेट दर पर ऋण प्राप्त करते समय ऋण प्राप्त करते समय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको ही समझ में नहीं आया होगा। जैसे रेपो रेट, हम रेपो रेट पर क्या कर रहे हैं, हम आरबीआई से उधार ले रहे हैं। आरबीआई से क्या कर रहे हैं, हम बोरो ले रही है कोई बैंक। अब उसके लिए क्या करती है, कुछ गिरवी रखती है। अब ये गिरवी रखती है, तो ये जो गिरवी रख रही है ना, उसमें ये उस धन का प्रयोग नहीं करेगी, उन सिक्योरिटीज़ का प्रयोग नहीं करेगी। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में इसने निवेश किया था ना एसएलआर में, हमने पढ़ा था एसएलआर में तीन चीज़ें थी, गोल्ड में कर रही थी, नगद रख रही थी, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश कर रही थी। तो ये जो प्रतिभूतियाँ होंगी ना, इन प्रतिभूतियों का उपयोग ये गिरवी रख अपनी मतलब संपत्ति के रूप में नहीं कर सकती है अगर ये उधार लेगी। तो जो एसएलआर के रूप में निहित हैं या जमा हैं, निवेशित हैं परिसंपत्तियाँ, उनका प्रयोग यहाँ गिरवी के रूप में नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त जो इसके पास धन है या फिर जो संपत्ति है उसको गिरवी के रूप में रख सकती है। समझ गए, ये क्या, ये आपको बताना था। अब हम देखते हैं ट्रिपल आर, हमारा हो गया रिवर्स रेपो रेट। अब हम देख लेते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या है। ये वह दर है, ऊपर कौन सी दर थी जिससे बैंक आरबीआई से उधार ले रही थी, ये वह दर है, वह दर जिस पर आरबीआई आरबीआई बैंक से ऋण प्राप्त करती है, ऋण प्राप्त करती है। तो ये वह दर है जिस पर आरबीआई प्राप्त कर रही है, और आरआर वह दर थी रिवर्स, रिवर्स का मतलब उल्टा हो गया ना। रेपो रेट पर तो बैंक ले रही थी आरबीआई से लोन, और रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई ले रही है लोन, किससे, बैंकों से। जो ट्रिपल आर है, अगर वो अधिक कर दी जाए तो क्या होगा, आरबीआई की और मुद्रा का परिवहन नहीं हो जाएगा, आरबीआई की और मुद्रा का प्रभाव हो जाएगा ना, क्योंकि जो बैंकों के पास धन होगा, आरबीआई लोन ले रही है तो जो धन होगा वो किसी तरफ जाएगा, आरबीआई की तरफ। अब जरा समझिए, ये है बैंक, ठीक है, ये जब आरआर का प्रयोग करेगी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, आरबीआई से धन लेगी, आरबीआई से धन लेगी, और जब ये प्रयोग करेगी ट्रिपल आर का, तो ये आरबीआई को धन देगी। याद रखना हमेशा कि जो ट्रिपल आर होती है ना, वो ऑलवेज कम होती है आरआर से, रिवर्स रेपो रेट से कम होती है। तो अब पता है आरबीआई क्या करती है, आरबीआई को पैसा कमाना है, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करेगी कि जो ये ट्रिपल आर है ना,
इससे ये कम होती है, इसकी रेट कम होती है, तो ये जो बैंक होंगी जिनके पास अधिशेष होगा, जिन बैंकों के पास जिन बैंक्स के पास अधिशेष धन होगा, उनसे ये ले लेगी आरबीआई, उनसे लोन ले लेगी कम रेट पर, मान लीजिए 4% पर। और क्या करेगी ये, रेपो रेट पर, जिन बैंकों के पास कम है ना, तो जिन बैंक्स के पास कम है, जो उधार लेना चाहती हैं, जो उधार लेना चाहती हैं उधार लेना चाहती हैं, उनको लगभग 6%, भी 4% था, और हमेशा क्या देखा था हमने, रेपो रेट रिवर्स रेपो से अधिक होती है, तो उन पर उन्हें क्या करेगी ये, उधार दे देगी। अब मान लीजिए 4 पे लिया, 6 पे दे दिया, तो इसे प्रॉफिट हुआ ना, तो ऐसी आरबीआई प्रॉफिट कमाती है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का प्रयोग करके। तो एलएएफ में हमने दो चीज़ें समझ ली, पहली थी रेपो रेट और दूसरी थी रिवर्स रेपो रेट। अब हम तो हमने एलएएफ देख लिया। अब एलएएफ में हम एक चीज़ और देखते हैं, एलएएफ में आगे हम देखते हैं एमएसएफ को। एमएसएफ इसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो एमएसएफ क्या होता है कि मान लीजिए कोई बैंक है, अब जैसे हम पढ़ते रहते हैं बैंक है, ठीक है, उसने क्या किया कि उसने रेपो रेट का भी प्रयोग किया, रिवर्स रेपो रेट का भी प्रयोग किया, लेकिन इसके बाद भी उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ रही है। इन दोनों का प्रयोग करने के बाद भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता हेतु आवश्यकता हेतु अब उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ी, तब वो एमएसएफ का प्रयोग करेगी। एमएसएफ का प्रयोग अब पता चला कि आपको क्यों किया जाता है, जब अतिरिक्त धन जुटाना हो। तो ये क्या होगा, अब ये है तो एक दंड के रूप में ही ना, कि आपको जितना मतलब रेपो रेट से भी नहीं हो रहा, आपका रिवर्स रेपो रेट से भी नहीं हो रहा, उससे भी अतिरिक्त चाहिए, तो ये तो गलत बात है ना। तो ये जो जो रेपो रेट होगी उससे ये अधिक पे दी जाएगी, एक तरीके से दंडात्मक रूप से दी जाएगी। तो रेपो रेट से एमएसएफ अधिक दर पर होती है, दर पर होती है। इतना हमें समझ में आया। इसमें भी प्रतिभूतियां जमा करनी पड़ेंगी, प्रतिभूतियां गिरवी रखनी पड़ेंगी। भाई 105% जितना हमें लेना है, मान लीजिए जितना भी लेना होगा उसका 105%, 5% अधिक रखना पड़ेगा। और ये एनडीटीएल का 2% तक लिया जा सकता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कितना, 0.5, 0.5 से इनका काम नहीं चलता होगा, तो इसलिए जो है एमएसएफ लेना पड़ता होगा। तो एमएसएफ में क्या कहा गया है कि ये एनडीटीएल का 2% तक ऋण ले सकते हैं इसके अंतर्गत। ये हो गया हमारा एमएसएफ। अब हम पढ़ लेते हैं एक चीज़ और, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि लोन लेने के लिए हमें कुछ गिरवी रखना पड़ रहा है, तो इस पूरी व्यवस्था को बोलते हैं कोलेटरल। कोलेटरल कोलेटरल बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो याद रखना कि कोलेटरल कहाँ उपस्थित होता है, कभी कभी आ जाता है, कोई पूछेगा कि एमएसएफ में कोलेटरल व्यवस्था होती है, तो आप बोलोगे हाँ, कि मतलब लोन लेंगे तो हमें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं कोलेटरल व्यवस्था। और रेपो रेट में भी ये करना पड़ रहा था, रेपो रेट में भी रखना पड़ रहा था ना, तो वहाँ भी कोलेटरल होता है। और रिवर्स रेपो रेट में भी जब आरबीआई लेती है तो उसको भी रखना पड़ता है कोलेटरल के रूप में। अब हम पढ़ते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से मैं अभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या। अब जरा आप ही सोचिए कि हम प्रयोग कर रहे थे रिवर्स रेपो रेट, तो इसमें क्या कर रहा था, आरबीआई ले रहा था बैंक से धन, बैंक से धन आरबीआई ले रहा था रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग करके। और रिवर्स रेपो रेट क्या थी, इसके लिए आरबीआई को जमा करना पड़ रहा था, कोलेटरल व्यवस्था थी, कोलेटरल के रूप में जमा। कोलेटरल व्यवस्था क्या थी कि मतलब कुछ लोन लेगा तो उसके रूप में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो ये आरबीआई को रखना पड़ रहा था। तो उसने निकाला कि एचडीएफ, उसने एचडीएफ निकाला। अब ये क्या होती है ना, रिवर्स रेपो रेट ये लगभग 3.5% इतना ही होती है, लगभग इतना ही दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि
ये जो 3.5 है, इस पे जो बैंक होती हैं वो ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर पाती या इसकी ओर आकर्षित नहीं होती। तो आरबीआई ने अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, या फिर यूँ कहें कि एलएएफ को और मजबूत करने के लिए, एचडीएफ व्यवस्था निकाली, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, सेम है इसकी तरह ही है ये आरबीआई अन्य बैंक से, अन्य बैंक से उधार लेती है, इस दर पर उधार लेती है। इसके अंतर्गत क्या करती है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंतर्गत आरबीआई अन्य बैंक से उधार लेती है, परंतु इसमें कोलैटरल उपस्थित नहीं होता है, कोलैटरल की व्यवस्था उपस्थित नहीं होती है। इसमें कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिभूतियां गिरवी नहीं रखनी पड़ती हैं, प्रतिभूतियां गिरवी नहीं रखनी पड़ती हैं इसके अंतर्गत। और क्या है, इसमें जैसे कि सबकी रेट फिक्स होती है, रेपो रेट भी होती है, रिवर्स रेपो रेट भी होती है, एमएसएफ होती है, पहले ही फिक्स हो जाती है कि इस रेट पर हम तुम्हें देंगे या तुमसे इतनी रेट पर हम जो है ऋण लेंगे। लेकिन एचडीएफ में क्या है, कोई ऋण पहले से निश्चित नहीं होती। इसमें बैंक्स और जो आरबीआई है हमारी, आरबीआई के मध्य बातचीत से दर का तालमेल बैठाया जाता है कि कितने पर वो राजी हो रहे हैं, तालमेल करना, ठीक है। कोलेटरल की व्यवस्था नहीं है, प्रतिभूतियां गिरवी नहीं रखनी पड़ रही, आरबीआई बैंक उधार ले रही है ना, आरबीआई जो है बैंकों से उधार ले रही है। अब आप एक चीज़ और समझिए, वो होती है बैंक रेट। ये कुछ नहीं है, इसका पहले पहले जो पुराना उपयोग है ना, इसका पहला उपयोग जो पहले किया जाता था, इसका उपयोग अब तो ये चलन से बाहर हो गई है, चलन में है सॉरी, लेकिन इसका जो इसकी जो नेचर है वो परिवर्तित हो गई है। पहले इसका उपयोग होता था जैसे आज रेपो रेट का प्रयोग होता है, रेपो रेट की तरह। रेपो रेट पे क्या होता है, जो बैंक होती हैं वो आरबीआई से उधार लेती हैं, तो बैंक रेट वो होती थी जिस पर बैंकें आरबीआई से उधार लेती थी, परंतु इसमें याद रखना कि कोलेटरल की व्यवस्था नहीं उपस्थित थी। इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता था और बैंकें ऐसी उधार ले लेती थी बैंक रेट पर, परंतु अब ना उसका उपयोग। अब क्या हुआ कि जो था एलएएफ की सुविधा आ गई 2000 में, सन 2000 में। तो फिर क्या हुआ, ये जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आ गए थे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आ गए थे, तो इसका जो प्रभाव कम हो गया बैंक रेट का। तो अब इसका प्रभाव, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है बैंकों पर, बैंक्स पर जुर्माना लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। लाइक मान लीजिए कोई बैंक है, कोई बैंक है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी है। अब ये क्या है कि इसको सीआरआर पता है, पहले ही सरकार कर देती है कि 4.5 आपको रखना है, मतलब जमा करना है आरबीआई के पास, और एसएलआर के रूप में आपको 18% अपने पास रखना ही रखना है, इतनी जो भी आपका एनडीटीएल है उसका। और ये इसमें विफल हो जाती है, इतना नहीं रखती है, इसको मतलब इसका पालन नहीं करती है। तो इस पर क्या करते हैं, बैंक रेट के द्वारा जितनी जो बैंक रेट पहले से निश्चित होगी 7%, 6%, तो उसके आधार पर इस पर जुर्माना लगाया जाता है। तो बैंक रेट का प्रयोग अब इस तरह किया था, पहले किया जाता था बैंकों को उधार देने के लिए, लेकिन अब बैंकों को उधार देने के लिए नहीं किया जाता है, उसकी जगह क्या आ गया, रेपो रेट आ गया है, एलएफ की सुविधा आ गई है। तो अब खाली जो बैंक रेट है उसका प्रयोग किया जाता है जुर्माना लगाने हेतु। अब बैंक रेट भी हमारे समझ में आ गया। हमने जैसे अभी एलएफ पढ़ा था, ठीक है, तो एलएफ का एक कॉरिडोर होता है, एलएफ कॉरिडोर। एलएफ कॉरिडोर क्या होता है कि रेपो रेट होता है बीच में, रेपो रेट होता है। अब इसके ऊपर जो होगा, इससे अधिक हमने देखा था क्या होगा, वो होगा एमएसएफ। जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों का प्रयोग कर लेंगे तब भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम एमएसएफ का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एलएएफ की क्या है, सीलिंग है, ये एलएएफ की सीलिंग है। और एक होता है इसका फ्लोर। फ्लोर क्या होगा, एसडीएफ,
जो कि अब रिवर्स रेपो रेट की जगह प्रयोग किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट पर क्या करता है, आरबीआई और बैंकों से उधार लेती है ना, अब एचडीएफ पर लेती है। आरबीआई ये ट्रिपल आर पर नहीं लेती क्योंकि इसमें दर बहुत कम थी, और एचडीएफ में दर काफ़ी होती है। लगभग मान लो ये 6 है पूरा, तो ये 5.5 होगी और ये 6.5 होगी, इतना डिफरेंस रहता है। तो एच डी एफ, ये एम एस एफ क्या सीलिंग है, छत है, तो एच डी एफ क्या है इसका, फ्लोर है। एच डी एफ फ्लोर है किसका, एल एफ कॉरिडोर का, ये एल एफ कॉरिडोर है। इसमें सीलिंग बोला जाता है एम एस एफ को, क्योंकि हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है, और एच डी एफ हमेशा रेपो रेट से कम होता है, तो उसको बोला जाता है फ्लोर। तो ये याद रखना है आपको कि जो एल एफ सुविधा है उसके अंदर फ्लोर कौन है और उसके अंदर सीलिंग कौन है, यानी ऊपरी सीमा और निचली सीमा क्या है, निचली सीमा क्या है। अब एक स्थिति आती है लिक्विडिटी ट्रैप की। ये लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, समझ लेते हैं इसे भी कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या है। इसे बोलते हैं हिंदी में तरलता संजाल। तरलता संजाल, इसे भी समझ लेते हैं। तरलता संजाल क्या है, अब सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है जैसे हमारी आरबीआई। अब उसने क्या किया कि उसने बैंकों को रेपो रेट के माध्यम से धन पहुंचाया, धन पहुंचाया, धन पहुंचाया, और बैंक के पास धन आ गया। लेकिन बैंक ने, या ऐसी स्थिति रही होगी, कुछ भी कारण रहे होंगे, बैंक ने उस धन को आगे प्रेषित नहीं किया, आगे प्रेषित नहीं किया, यानी कि उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा, ग्राहकों तक नहीं पहुंचा वो धन, उपभोक्ता तक धन नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। तो क्या हुआ, बैंक बैंक में ही धन फंसा रह गया, तो इसी को हम बोलते हैं तरलता संजाल, यानी कि पैसे का फंस जाना। ठीक है, ये था हमारा लिक्विडिटी ट्रैप। अब हम एक टर्म और पढ़ लेते हैं, हेयर कट। हेयर कट तो कुछ भी नहीं है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। हेयर कट क्या है, आप ऋण लेते हैं, ओहो 1 मिनट, आप ऋण लेते हैं, ठीक है, आपने माना 100 रुपये का ऋण लिया, अब आप उसके लिए कुछ गिरवी रखते हैं, तो वो आप 105 रुपये गिरवी रखे, ये ऋण मिला, ऋण मिला, इतना हमने गिरवी रखा। और ये पूरी व्यवस्था आपको पता है, ये कोलेटरल बोलते हैं इसे। ऋण मिला 100 का, गिरवी रखा 105 का, तो इन दोनों में जो अंतर आएगा ना 5 का, तो ये जो 5 है ना, 5, इसको ही हेयर कट बोलते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को, इसको ही क्या बोलेंगे हम, हेयर कट। अब समझ में आया हेयर कट क्या है, ठीक है, इतना हमारे समझ में आ गया। लेकिन ये हेयर कट कब अधिक होगा, कब ज़्यादा होगा, मान लीजिए संपत्ति परिवर्तनशील है, संपत्ति जो भी गिरवी रखी है संपत्ति इसने, वो यदि परिवर्तनशील हुई, परिवर्तनशील यानी उसके मूल्य में ऊपर नीचे होता रहता हो, तब क्या होगा, ये अधिक रखा जाएगा, हेयर कट अधिक होगा। हेयर कट जैसे गोल्ड है, गोल्ड गोल्ड को रखा उसने गिरवी के रूप में, तो क्या गोल्ड का रेट तो ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, तो हेयर कट जो होगा वो अधिक होगा ऐसी स्थिति में। और जब संपत्ति जो होगी अपरिवर्तनशील होगी, स्थिर होगी, अपरिवर्तनशील होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हेयर कट कम होगा, हेयर कट कम होगा। बस इतना हमें हेयर कट के बारे में, बस के बारे में पता होना चाहिए। अब हम बस लास्ट देख लेते हैं, चलिए तो आगे हम अब देखेंगे फैट टेपरिंग को। फैट टेपरिंग क्या है, आपको सामने दिख ही रहा है कि फैट जो है, फैट टेपरिंग जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो फैट, फैट मतलब होता है, फैट का अर्थ है फेडरल बैंक से, जो कि यूएसए की केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारी आरबीआई है वैसे यूएसए की एक बैंक है, उसका नाम है फेडरल बैंक। और टेपरिंग, टेपरिंग मतलब होता है मौद्रिक नीतियों को कसना, मौद्रिक नीतियों को कसना। ऐसा हम कब करेंगे, ऐसा हम कब करेंगे, मौद्रिक नीतियों को कब कसेंगे, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन की स्थिति है, ठीक है, अमेरिका में, अमेरिका में क्या है, इन्फ्लेशन है। अब अमेरिका में इन्फ्लेशन होगी तो क्या होगा, ब्याज दरों में, ब्याज
दरों में वृद्धि की जाएगी। सीधी सी बात है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी ब्याज दरों में वृद्धि की जाएगी, जिससे लोग लोन ना ले पाए, है ना, लोन ना ले पाए और जो मांग है उसको कम किया जाए तो इन्फ्लेशन स्वतः ही कम हो जाएगी। तो मौद्रिक नीतियों का कसना फेडरल बैंक के द्वारा, इसको ही बोलते हैं फेड टैपिंग। अब इसका क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है वैश्विक रूप से। तो जो ये फेड फेड ट्रैपिंग है, फेड टैपिंग, फेड टैपिंग का इफेक्ट पड़ता है विश्व स्तर पर। अब आप कहेंगे कि ये अमेरिका की बैंक है, इसका विश्व स्तर पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, वो मैं आपको अब समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, और अगर फ्यूचर में भी क्वेश्चन बनते हैं ना, जो आप आजकल देख रहे हैं कि पैराग्राफ आ रहा है, फिर उसके नीचे क्वेश्चन दे रहा है, फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रहा है, और फिर विकल्प दे रहा है, तो वो इसी टाइप से आएंगे क्वेश्चन, अगर आगे आएंगे। ये हम देख चुके हैं पिछले 2 सालों में कि क्वेश्चन किस टाइप के बनने हैं। तो ये फैक्ट टैपिंग समझना और इसका विश्व स्तर पर प्रभाव पड़ना, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अमेरिकी डॉलर जो है, अब ये डॉलर है, ठीक है, अब हम व्यापार किस में करते हैं, व्यापार जो करते हैं, क्योंकि ये जो है ये वैश्विक स्तर पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त की जाने वाली रिजर्व मनी है। आप आईएमएफ में भी देखेंगे, सब में तो प्रयोग होता ही है, मतलब आईएमएफ में 5-6 बैंक हैं, जैसे यूरो है, जापानी येन वगैरह, उसके अंदर इंक्लूड है 6 मुद्राएं। लेकिन जो रिजर्व मनी में सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है ना, जो रिजर्व मनी के तौर पर जिसे माना जाता है वो डॉलर को ही माना जाता है। व्यापार हम भी इसमें करते हैं कि इतने डॉलर का हमने व्यापार किया। और जो जो ग्लोबल लेवल पर जो सबसे ज़्यादा स्वीकार्य मुद्रा है वो डॉलर ही है। तो जब डॉलर डॉलर में इंक्रीज होगा, यानी कि डॉलर की, मान लीजिए कि डॉलर है ये, ठीक है, अब क्या किया कि मौद्रिक नीति अपनाई, मौद्रिक नीति अपनाई, ऐसी समझिए जैसे हम आरबीआई में अपनाते हैं ना, वैसे ग्लोबल लेवल पे होता है। अब मौद्रिक नीति अपनाई, उसमें हमने क्या किया कि जो ये फेडरल बैंक है, इसने क्या किया कि ये जो सी आर आर को इसने क्या किया कि इसने बढ़ा दिया। और जब ये सी आर आर को बढ़ाएगी, इसका मतलब क्या है कि मुद्रा फ्लो कम होगा। सी आर आर बढ़ना मतलब रिजर्व रखना है ना, ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, किसी भी जो बैंकों द्वारा उनको पैसा ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो डॉलर का फ्लो है वो कम हो जाएगा, उसकी मांग बढ़ जाएगी, इसका मतलब ये मजबूत हो जाएगा। जब किसी चीज़ की मांग बढ़ती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो मजबूत होना। अगर डॉलर मजबूत हो गया, डॉलर मजबूत हो गया, तो फिर देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके प्रभाव देख लीजिए। पहला है पूंजी प्रवाह के अकॉर्डिंग, देखिए इसका प्रभाव पूंजी प्रवाह के अकॉर्डिंग। अब पूंजी प्रवाह में क्या होगा कि ब्याज दरें अगर ऊंची कर दी जाएं, ब्याज दरें अगर ऊंची कर दी जाएं फेडरल बैंक द्वारा, इसका मतलब यह है कि अगर आप 100 रुपये किसी बैंक में जमा करते हैं, इस तरह समझिए कैसा है, किसी बैंक में 100 रुपये जमा करते हैं और वो कह दे कि हम आपको देंगे इस पर 10 रुपये का ब्याज, तो आपको 110 रुपये मिलेंगे एक महीने में। मान लो पर महीने वो 10 रुपये का ब्याज दे रहा है, तो एक महीने में आपको 110 रुपये हो गए। और यहीं पर ऐसे ही अगर फेडरल बैंक कर दे तो क्या होगा, फेडरल बैंक अगर डॉलर को मजबूत कर दे तो क्या होगा, पूंजी प्रवाह क्या होगा। अब निवेश है, ठीक है, निवेश तो हमारे भारत में भी आता है, विदेशों से निवेश भारत में भी आता है। जब भारत में विदेशों से निवेश आएगा, ठीक है, और अमेरिका ने भारत की तुलना में महंगा कर दिया, डॉलर को मजबूत कर दिया, और निवेश के तौर पे ज़्यादा वो इंटरेस्ट देने लगा, तो सारा निवेश जो होगा वो भारत से, पूंजी प्रवाह के कारण जो होगा निवेश भारत से किसकी ओर जाएगा, यूएसए की ओर, तो इससे भारत को लॉस होगा। भारत को लॉस होगा तो भारत पे भी तो इफेक्ट पड़ रहा है ना। फेडरल बैंक की मौद्रिक नीतियों का कारण यही कारण है कि डॉलर मजबूत होगा, कमजोर होगा तो उसका जो प्रभाव पड़ता है पूरे विश्व पर पड़ता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा, पहला तो हो गया पूंजी प्रवाह के द्वारा। अब मुद्रा का अवमूल्यन, डॉलर मजबूत हुआ तो मुद्रा का अवमूल्यन होगा ना किसी भी देश की। जैसे इस समय देख लीजिए कि डॉलर मान लो 100 का हो जाए, 100 रुपये का डॉलर, एक डॉलर मिले, अभी 95 का है, और फिर 100 रुपये का मिले। अगर हम किसी चीज़ को आयात करेंगे, है ना, वो डॉलरों में होती है, वो तो सेम ही रहेगी ग्लोबल लेवल पे। अगर मान लो जो पहले 90 रुपये का था डॉलर, 90 रुपये से बढ़ के 100 का हो जाए, जो पहले हम 100 डॉलर की मंगा रहे थे, ठीक है, वस्तु, वो हमें कितनी पड़ेगी फिर, 9,000 की, है ना। 90 से गुणा करेंगे 100 की तो कितनी पड़ेगी, 9,000 रुपये की। और आज मान लो वो 100 रुपये का डॉलर हो गया, तो वो हमें कितनी पड़ेगी अब, 10,000 की। वही चीज़ कितनी पड़ेगी, 10,000 की। तो हमारा मुद्रा का अवमूल्यन होने से क्या होता है, आयात महंगा हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। तो ये इफेक्ट है किसका, विश्व स्तर पर फैट टेपरिंग होने का। यानी कि अगर यूएसए की जो बैंक है फेडरल बैंक, उसमें कोई भी मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन किया जाता है तो उसके
कारण विश्व स्तर पर अन्य जो देश हैं उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम पढ़ लेते हैं लास्ट में बिल्कुल आरबीआई के क्वांटिटेटिव टूल्स की एक टेबल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए बनाई गई है। ये कुछ नहीं है, फाइट डिफ्लेशन। ये फाइट डिफ्लेशन का मतलब ये है कि ये मंदी की स्थिति है। इस टेबल को ध्यान से समझ लीजिए। ये टेबल आपने समझ ली, जो पीछे सब कुछ पढ़ा है ना वो सब इसी में कवर हो जाएगा। अब डिफ्लेशन की स्थिति है, मंदी की स्थिति है। दूसरा है मुद्रास्फीति, ये हम पढ़ चुके हैं मुद्रास्फीति क्या होती है, ये महंगाई की स्थिति है। तो अब टूल्स का कैसे प्रयोग करेंगे, अब मंदी की स्थिति है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इजी, चीप या डोविस विस्तारवादी। ये हम नीति अपनाते हैं, ये नीति अपनाते हैं विस्तारवादी। जब भी मंदी की स्थिति होती है तो हम इजी, चीप, डोविस, ये एक ही हैं लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। इसे इजी भी बोल देते हैं, चीप भी बोल देते हैं, डोविस बोल देते हैं या फिर विस्तारवादी। इन नीतियों को अपनाते हैं मंदी की स्थिति में। तो क्या करते हैं हम, ब्याज को, देखो ब्याज दर है ना, क्या कर देते हैं हम, सस्ती कर देते हैं। ब्याज दर क्या कर देते हैं ऐसी स्थिति में, सस्ती। तो मनी फ्लो क्या होगा, हमें अधिक करना पड़ेगा और लिक्विडिटी को बढ़ाना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। हम जब मनी फ्लो को बढ़ाएंगे, लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो CRR है, SLR है, ये देखो टूल्स हैं, आरबीआई के टूल्स हैं। तो CRR और SLR में हमें क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी, कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अब CRR जहाँ हम 4 रुपये ले रहे थे, अब उसे घटा के 3 कर दें तो बैंकों के पास ज़्यादा रहेगा। बैंकों के पास, जो बैंक है उनके पास ऋण ज़्यादा रहेगा, मनी ज़्यादा रहेगी, तो वो उधार ज़्यादा दे पाएंगे, तो फिर मनी का फ्लो बढ़ेगा और विस्तारवादी नीति के कारण उपभोग बढ़ेगा, उपभोग से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन से आर्थिक समृद्धि होगी। अब दूसरी तरफ देखिए, ये संकुचन, महंगी या ब्याज दर में क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा था, दर में ब्याज दर जो हो रही थी हमारी सस्ती हो रही थी, और यहाँ क्या होगी, महंगी, महंगी ब्याज दर। तो महंगी ब्याज दर में क्या होता है कि महंगी ब्याज दर, यानी कि ब्याज दर महंगी हो गई है, ब्याज दर को बढ़ा देना। यहाँ क्या कर रहे थे हम, कम कर रहे थे, तो इसको बोलते हैं हम टाइट डियर हॉकिस। मनी फ्लो है, क्या होगा, कम हो जाएगा, ब्याज दर बढ़ा दी। अगर कोई बैंक है वो पहले 5% ही ले रही थी कि आप 100 रुपये हमसे उधार ले लीजिए और 5% का आप जो है हमें उसका इंटरेस्ट दे दीजिए। अब वो बढ़ा के 5 से 10 कर दे तो क्या होगा, कोई लेगा, नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा ना, जिसे बहुत ही ज़रूरत होगी फिर वही लेगा। तो क्या होगा, मनी फ्लो जो है कम हो जाएगा। और लिक्विडिटी, आपको पता है जनता के पास उपस्थिति, जो कैश में रुपीज़ होते हैं, धन की उपलब्धता होती है मार्केट में, उसको ही लिक्विडिटी बोलते हैं, तो उसमें भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में CRR और SLR में क्या प्रयोग करेंगे हम, इससे निपटने के लिए संकुचन में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, CRR और SLR को बढ़ा दिया जाता है। जब CRR और SLR को हम बढ़ाएंगे, 4 से 5 कर देंगे, तभी तो बैंकों के पास धन नहीं जाएगा ना, आप समझिए ना। संकुचन कब होगा, जब हम पैसे को लोगों के पास जाने से रोक दें, और ऐसा कब होगा, जब हम CRR और SLR की वैल्यू बढ़ा दें, क्योंकि पैसा जनता तक पहुंचेगा नहीं, उससे पहले बहुत सारा पैसा रुक ही जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि CRR और SLR को बढ़ा दिया जाता है, इसमें वृद्धि कर दी जाती है। अब समझिए जरा बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट को ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उसको भी कम कर देंगे, ठीक है। अब बैंक रेट, वैसे बैंक रेट की जगह रेपो रेट का प्रयोग होता है ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आ गई है और MSF आई है, तो अब बैंक रेट इतनी चलन में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर होती उपस्थित तो क्या होता, कम करते हम। और कम करते कैसी स्थिति में, विस्तारवादी स्थिति में, जब मंदी होती तो हम क्या करते, रेपो रेट को कम करते। रेपो रेट क्या होती है, जिसपे बैंक उधार लेती है आरबीआई से। अगर आरबीआई से जो उधार है वो सस्ते में मिल जाए, यानी कि 100 रुपये का वो उधार लें और 2 रुपये देने पड़े उन्हें, सस्ता कर दे बहुत, 5 से सीधा 2 कर दे, पहले 5 दे रहा था वो 2 कर दे, अब सस्ती कर दे, तो फिर क्या होगा, जो रेपो रेट है उस पर जो बैंक उधार लेंगी आरबीआई से, वो सस्ता मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, विस्तार होगा मुद्रा का, मनी फ्लो बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इनको कम कर दिया था रेपो रेट को, MSF को। MSF से भी, MSF क्या है, इससे भी बैंक उधार लेती हैं। जब LAF की सुविधा खत्म हो जाती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की, तभी तो MSF का प्रयोग किया जाता है। तो MSF भी अगर कम कर दिया जाए तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेंगी, और रिवर्स रेपो रेट सेम, यहाँ पे स्थिति इसकी है। और जब हमें संकुचन करना हो, मुद्रा को जाने से रोकना हो, मनी फ्लो को रोकना हो, लिक्विडिटी कम करनी हो, तो रेपो रेट को बढ़ा देंगे। रेपो रेट जितना महंगा होगा लोन, उतना ही कम लेंगी बैंक। अब आते हैं नीचे, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसके तहत जो है OMO को देखते हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को। आपको पता है कि OMO का प्रयोग किस लिए किया था, स्टेरेलाइजेशन के लिए, स्टेरेलाइजेशन के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है OMO का। OMO हमने पढ़ा था, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया जाता है और परचेज किया जाता है। तो आरबीआई क्या करेगी, जब आरबीआई को मनी फ्लो बढ़ाना हो, लिक्विडिटी बढ़ानी हो, विस्तारवादी नीति अपनानी हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको खरीद लेगी, उनको खरीदेगी तो उसके बदले पैसा देगी वो बैंकों को, तो मनी फ्लो बढ़ जाएगा, तो लिक्विडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। जब बैंक के पास ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोन देगी, तो फिर
लिक्विडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ओएमओ में क्या करती है, विस्तारवादी नीति में ओएमओ में क्या फर्क पड़ता है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है, और इधर ही जब संकुचनवादी अपनाएगी तो उसमें क्या करेगी, मनी को रोकेगी, मनी फ्लो को रोकेगी जाने से। तो आरबीआई क्या करेगी, अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी वो बेच देगी, और वो बेच के जो बैंकों के पास पैसा है उसे ले लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। तो बैंक के पास पैसा नहीं है तो वो उधार नहीं दे पाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लिक्विडिटी कम हो जाएगी और मनी फ्लो रुक जाएगा। तो ये संकुचनवादी ये नीतियां थी, और ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखिएगा, फिर मैं अगले जो क्लास होगी उसमें ले लूँगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम। अब जैसे रेट है, कोई बैंक कितनी रेट पे किसी को उधार देगी, ये कैसे निर्धारण किया जाए। भाई ये भी तो एक बात है ना, अपनी मनमानी से बैंक के कितनी भी रेट रख लें कि हम तो 10 पे देंगे, 15 पे देंगे, पर सबके लिए समान होना चाहिए ना। तो इसलिए बैंक रेट का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले लाई गई थी प्राइम लैंडिंग रेट, इसको लाया गया था। इसमें क्या था कि ऐसे ग्राहक, ऐसे इसके तहत जो था, ऐसे ग्राहक, ग्राहकों के लिए थी, ये ऐसे ग्राहकों के लिए थी जिनकी जो ऋण दर नहीं, जिनकी ब्याज लौटाने का इतिहास, लौटाने का इतिहास बिल्कुल क्लियर था, कि उन्होंने पैसा उधार लिया और उसका इतिहास क्लियर था, उसका निपटान भी समय से कर दिया, स्वच्छ इतिहास रहा है होता उनका। तो उनके लिए क्या होती है, प्राइम लैंडिंग रेट, उनके लिए जो ग्राहकों के लिए ब्याज दर वो हमेशा कम रखी जाती थी, इसके तहत प्राइम लैंडिंग रेट के तहत। अब इसके बाद आया बेस रेट, पर यहाँ पक्षपात हो रहा था तो इसलिए लाया गया बेस रेट 2010 में। अब इसके तहत क्या, ये वह न्यूनतम दर थी जिस पर वह न्यूनतम ब्याज दर जिनसे जिससे नीचे जिससे नीचे बैंक्स अपने किसी ग्राहक को ऋण नहीं देता, मतलब इससे कम रेट के नीचे जो है किसी भी ग्राहक को ऋण नहीं देता है। ये क्या है, बेस रेट। लेकिन हाँ, इसमें दो एक्सेप्शन है, किनको कम, इससे कम रेट पे दे सकता है, बेस रेट से कम पे दे सकता है। पहला है फार्मर, किसान को दे सकता है, या फिर जो उसके कर्मचारी हैं, निजी कर्मचारियों को वो कम रेट पे ब्याज दे सकता है, लोन, ब्याज नहीं, लोन दे सकता है निजी कर्मचारियों को, ठीक है, फार्मर को और निजी कर्मचारी को। लेकिन इससे ही बात नहीं बनी, क्योंकि इसमें क्या था ना, इसमें रेपो रेट नहीं थी, रेपो रेट इस पर लागू नहीं हो रही थी, रेपो रेट की अनुपस्थिति थी। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, जिस पर बैंकें आरबीआई से उधार लेती हैं, ऋण लेती हैं बैंकें, तो इसमें ये इंक्लूड नहीं थी। तो इसे इंक्लूड करने के लिए MCLR लाया गया 2016 में। अब इसमें इसे यही चीज़ें थी इसके अंदर, और इसमें क्या कर दिया गया, रेपो रेट शामिल कर दी गई, ठीक है। ये था बैंक रेट कैसे निर्धारित होती है, और किसको किस रेट पे मिलता है, जैसे फार्मर के लिए छूट है, निजी कर्मचारियों के लिए छूट है, तो ये इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक था वो तो लगभग लगभग क्या पूरा समाप्ति हो गया। बस एक छोटा सी चीज़ और समझ लीजिए आप, ये लास्ट में रह ही गया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसे और समझ लीजिए। जैसे आपकी मौद्रिक नीतियाँ बनती है ना, तो उनको पहले क्या था, उनको पहले टीएसी बनाती थी, उनको पहले टीएसी बनाती थी। टीएसी मतलब इसकी फुल फॉर्म है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। ये पहले बनाती थी मौद्रिक नीतियाँ, पर इसके अंतर्गत क्या था
कि जो आरबीआई का गवर्नर था ना, आरबीआई का गवर्नर जो थे, उन पर ये बाध्य नहीं थी, उन पर बाध्य नहीं थी। एक तरीके से सलाहकारी सलाहकारी टाइप की थी कि बस सलाह दे सकती थी, आप आपको अपनाना है तो अपनाइए, या फिर आपका मन नहीं है तो मतलब इनको अपनी तरीके से यूज़ कर लीजिए मोदी नीतियों को जिस तरह से आप करना चाहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए 2016 में उर्जित आर पटेल द्वारा, इनके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का गठन किया गया, इसका गठन किया गया इनका निदान करने के लिए। अब देख लीजिए कि इसमें कौन कौन होता है। इसमें होते हैं 6 लोग, 3 होते हैं आरबीआई से, ठीक है, और 3 होते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट से। ये 3 लोग होते हैं। और ये 3 लोग जो गवर्नमेंट से होंगे ना, वो ऐसा नहीं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से हो, राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं होते, राजनीतिक नहीं होते हैं। ये होंगे तो जो गवर्नमेंट नियुक्त करेगी वो या तो फिर अर्थशास्त्री हो, या तो अर्थशास्त्री हो, या फिर अर्थव्यवस्था का ज्ञान रखता हो, अर्थव्यवस्था का ज्ञान रखता हो। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी इसीलिए लाया गया कि जो गवर्नर है उनके द्वारा जो नीतियां अपनाई जाएं, उनके जो निर्णय हों वो प्रभावशाली हों, और जो मौद्रिक नीतियां हैं वो इस तरह अपनाई जाएं कि उनका प्रभाव व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था पे पड़े, सकारात्मक रूप से पड़े। और इनके जो निर्णय होते हैं ना, ये जो मौद्रिक नीति है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें जो जो ये निर्णय होगा ना, कि मान लीजिए कोई निर्णय लिया जा रहा है किसी चीज़ पे कि हाँ भाई इतनी सीआरआर कम कर दो, इतनी सीआरआर बढ़ा दो, तो वो जो निर्णय होगा ना वो बहुमत से होगा। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था टीएसी में, लेकिन एमपीसी में होता है कि निर्णय जो होगा बहुमत से होगा। और यदि निर्णय लेते समय जो मत हैं वो बराबर हो जाए, बराबर मत की स्थिति में, तो फिर जो गवर्नर होगा, जो गवर्नर होगा आरबीआई का, उसका निर्णय अंतिम होगा, अंतिम निर्णय लेगा। अब पता है इससे प्रॉफिट क्या हुआ हमें, एमपीसी के आ जाने से प्रॉफिट क्या हुआ, क्योंकि इसमें 3 लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की ओर से हैं। तो जो हमारी मौद्रिक नीति है ना, मौद्रिक नीति है ना, वो किसके साथ समावेशित हो गई या किसके साथ सरोकार उसका हो गया, वो हो गया राजकोषीय नीति के साथ। अब राजकोषीय नीति को भी इसके आधार पर या फिर मौद्रिक नीतियों में इनका प्रभाव जो है एक जैसा रखा जा सकता है, दोनों को साथ साथ लेके चला जाए। ये नहीं कि एक इधर भाग रही है राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति अलग ही चल रही है। तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के जो सदस्य हैं उसमें बराबर बराबर हैं, तो दोनों का बराबर महत्व है। इसीलिए जो राजकोषीय नीति है वो इसके साथ समावेशित हो गई है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो बताए, कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और वहाँ आप जो डिस्क्रिप्शन है अपना उसमें लिंक मिलेगा आपको, उसमें से आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद से पहले मैं ये बता दूं कि अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, इसमें जो पीडीएफ होगी टेलीग्राम पे आप जाके देखिएगा कि जो पी वाई क्यू आ रखे हैं ना इस टॉपिक से, वो सारे उसके अंदर दिए गए होंगे और आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।